आज नवंबर महीने की 12 तारीख है और नवंबर महीने में धीरे धीरे ठंड की शुरुआत हो जाती है दोस्तों। तो जब ठंड की शुरुआत हो जाती है उसी समय से डोरमेंसी पीरियड शुरू हो जाता है। ऐसे में करी पत्ता का पौधा धीरे धीरे डोरमेट होना शुरू हो जाता है। तो जब पौधा डोरमेंसी में चला जाता है तो इसका विकास रुक जाता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, कई बार पत्तियां झड़ने भी लगती हैं और कई बार तो क्या होता है कि पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही कर जाते हैं। तो डोरमेंसी में जाने से पहले अगर इस पौधे को ठीक तरीके से खिला पिला दिया जाता है, यानी कि इसमें कुछ जरूरी फर्टिलाइजर वगैरह डाल दिए जाते हैं, तो यह पौधा सर्दी के मौसम में भी हरा भरा रहता है और अपनी पत्तियां भी नहीं गिराता है, पत्तियां पीली भी नहीं पड़ती हैं। नई ग्रोथ तो नहीं होती है ज्यादा, लेकिन जो रहती है पत्तियां वो खराब नहीं होती हैं, पीली नहीं होती हैं, वे हरी भरी बनी रहती हैं। क्योंकि पौधे में जो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जब अच्छी सी मात्रा रहेगी तो फिर पौधा डोरमेंसी में भी खराब नहीं होता। और जब डोरमेंसी का समय आता है उस समय में कोई भी फर्टिलाइजर पौधे को नहीं दिया जाता है, तब पौधे को खिलाना बंद कर दिया जाता है। क्योंकि उस समय वह पौधा सुप्तावस्था में जब होता है तो वह कोई भी खाद ग्रहण नहीं कर पाता है और जब खाद ग्रहण नहीं कर पाता इसके बावजूद उसमें खाद डाल दी जाती है तो पौधा खराब होने लगता है। उसकी ग्रोथ तो पहले ही रुकी हुई होती है, पौधा फिर सूखने लगता है, मुरझाने लगता है और कई कंडीशन में पौधा मर भी जाता है। इसलिए डोरमेंसी पीरियड में आपको अपने पौधे में किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइजर नहीं डालना होता है। थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ हल्का फुल्का डाल दिया अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए। तो इसलिए डोरमेंसी में जाने से पहले इसमें फर्टिलाइजर डालना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगले 2 महीने तक आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना है। तो दोस्तों, ठंड की मार से करी पत्ता को बचाने के लिए और डोरमेंसी पीरियड में भी वह खराब ना हो, इसके लिए अभी हमें कौन सा फर्टिलाइजर डालना है और क्या क्या देखभाल करनी है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लव विद नेचर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप करी पत्ता का पौधा जमीन में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा होती है, तो इसलिए अगर यह ज़मीन में लगाया जाता है तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा ही अच्छी होती है और डोरमेंसी पीरियड में भी यह पौधा खराब नहीं होता है, हरा भरा बना रहता है। यह अलग बात है कि ग्रोथ नहीं होती है और होती भी है तो बहुत कम मात्रा में होती है। लेकिन अगर आपने इसको गमले में लगाया है तो अधिक देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है तो आपका पौधा खराब हो जाता है। लेकिन गमले में भी अगर देखभाल की जाती है तो यह पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। यह पौधा थोड़ा ऊंचा होता है, इसलिए इसके लिए थोड़े बड़े गमले की आवश्यकता होती है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको एक प्लास्टिक के बकेट में लगाया हुआ है और यह बकेट कम से कम है 15 लीटर का। इतने बड़े में मैंने इसको लगाया हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि यह पौधा कितना बढ़िया चल रहा है, इसमें कितनी ढेर सारी लीव्स हैं और कितनी ग्रीन है इसकी पत्तियां, और यह पौधा कितना हेल्दी और कितना बुशी दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से अगर आप भी देखभाल करेंगे तो आपका भी करी पत्ता का पौधा ऐसे ही होगा। इसकी देखभाल करने के लिए सबसे पहले तो क्या होता है कि इसके लिए जल निकासी वाली भुरभुरी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। करी पत्ता के पौधे को थोड़ी अम्लीय मिट्टी पसंद है, इसलिए इसकी अम्लीयता को बना करके रखें। इसके लिए आप इसमें ऐसा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें जिससे कि इसकी मिट्टी अम्लीय बनी रहे। अगर मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो पौधा फिर ग्रोथ करना भी बंद कर देता है और पौधा सूखने लगता है। अधिक क्षारीय मिट्टी में कोई भी पौधा ठीक तरीके से हरा भरा नहीं रह सकता है। मेरा यह पौधा 3-4 साल पुराना है, काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं इसकी कटाई छटाई करती रहती हूँ, इसलिए इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ने देती हूँ। ये घना होता है, ऐसे ही इसमें ढेर सारी ब्रांचेज होती हैं। लेकिन अगर आपने अपना नया पौधा लगाया है, उसमें ढेर सारी अभी ब्रांचेज नहीं हो पाई हैं, पौधा आपका छोटा है, तो आपको पिंचिंग करने की आवश्यकता होती है। लेकिन इस सीजन में धीरे धीरे अभी 10-20 दिन तक आप पिंचिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप पिंचिंग भी करना बंद कर दें। क्योंकि क्या होता है कि जब सर्दी का मौसम आता है तो ग्रोथ रुक जाती है, तब अगर आप पिंचिंग करते हैं तो उसमें नए शूट्स नहीं निकलेंगे, ना ही उसमें नई शाखाएं निकलेंगी, तो आपका पौधा ज्यों का त्यों ऐसा रहेगा और हो सकता है सूख भी जाए। तो इसलिए इस समय ना कटाई करें, ना छटाई करें, ना प्रूनिंग करें, ना पिंचिंग करें, कुछ भी ना करें। जब आप नया पौधा लगाते हैं, मैं तब की बात कर रही हूँ कि जैसे बरसात के सीजन में अक्सर इसको लगाया जाता है तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। वैसे आप इसको फरवरी और मार्च में भी लगा सकते हैं, क्योंकि उस सीजन में भी पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन सबसे परफेक्ट समय होता है बरसात का सीजन किसी भी पौधे को लगाने के लिए।
तो उस समय में अगर लगाया जाता है तो पौधा बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता है। और जब पौधा छोटा रहता है तो इसको घना बनाने के लिए पिंचिंग करने की आवश्यकता होती है। पिंचिंग करने में क्या होता है कि जो पौधे का सबसे ऊपरी भाग होता है वहां से 1 इंच ऐसे ही चुटकी से कट करके हटा दिया जाता है, उसे ही कहते हैं पिंचिंग। जब आप वहां से थोड़ा सा कट करके हटा देते हैं तो एक जगह से 2-3 शाखाएं निकलती हैं। ऐसे नीचे से ही शुरुआत से ही आपका पौधा घना होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपका पौधा जब पूर्ण विकसित हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जैसे कि मेरा हो गया है, तब साल में एक बार हार्ड प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। हार्ड प्रूनिंग में क्या किया जाता है कि नीचे से जो प्रमुख ब्रांचेज होती हैं 3-4, इन्हीं को छोड़ के और सारा कट करके हटा दिया जाता है। लेकिन इसके लिए भी यह सीजन अच्छा नहीं है। इसके लिए सबसे अच्छा सीजन होता है बरसात का या फिर मार्च का होता है, क्योंकि उस समय में भी पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। तो मार्च सबसे अच्छा होता है। उस समय अगर आपने हार्ड प्रूनिंग कर दिया तो बरसात तक आपका पौधा बहुत ही घना हो जाएगा और हरा भरा हो जाएगा। लेकिन अभी कोई भी प्रूनिंग करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आपका पौधा कम घना है तब भी आप ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। सिर्फ आप इसमें अभी इस सीजन में कुछ फर्टिलाइजर डालिए और ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब आपका पौधा सुरक्षित बचा रहेगा तो फिर आप मार्च में इसकी प्रूनिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका पौधा घना हो जाएगा। क्योंकि अब ठंड का मौसम आ रहा है तो मिट्टी में भी नमी बनी रहेगी। तो इस सीजन में पानी देते समय इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना हो, मिट्टी दलदली ना हो, बहुत ज़्यादा इसमें जल भराव ना हो। क्योंकि जब जल भराव हो जाता है, मिट्टी दलदली होती है तो जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, इससे जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं, फिर आपका पौधा धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी में नमी तो हमेशा होनी चाहिए, लेकिन इसमें जल भराव ना हो और मिट्टी दलदली या गीली ना हो। मिट्टी को बहुत ज़्यादा सूखने के लिए भी इंतजार ना करें, क्योंकि मिट्टी जब बहुत ज़्यादा सूख जाती है तब भी आपका पौधा खराब होने लगता है, पीला पड़ने लगता है, पत्तियां हार्ड हो जाती हैं और उसमें फिर संक्रमण भी होने लगता है। जब पौधा स्वस्थ नहीं होता है तभी पौधे में संक्रमण भी होता है। करी पत्ता के पत्तियों को तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब भी तोड़ें पूरा डंठल सहित तोड़ें, डंठल इसमें ना छोड़ें कि पत्तियां तोड़ लिया डंठल छोड़ दिया। अगर आपने उसमें डंठल छोड़ दिया तो आपके पौधे का विकास नहीं होता है। 15 से 20 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करें, लेकिन अब ठंडक का महीना आ गया है तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होनी है। फिर भी गुड़ाई आप 1 महीने में एक बार जरूर करें, क्योंकि गुड़ाई करने से फ़ायदा होता है कि जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच पाता है, जड़ों तक धूप पहुंच पाती है, सूर्य की किरणें भी जड़ों तक पहुंच पाती हैं, जिससे जड़ों में फंगस वगैरह लगने का खतरा नहीं होता है। और गुड़ाई करने से मिट्टी की गुणवत्ता भी अच्छी हो जाती है। गर्मियों में तो 2-3 घंटे की धूप मिल जाती है तब भी करी पत्ता का पौधा ठीक तरीके से चलता रहता है। लेकिन अब सर्दी का सीजन आ रहा है तो इस समय में आप अपने गमले को ऐसी जगह पर रखें जहां पर कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि धूप के बिना पौधा पीला पड़ जाता है और खराब हो जाता है, पत्तियां भी गिरने लगती हैं। पानी की अधिकता से भी पत्तियां गिरती हैं, धूप नहीं मिलता है तब भी पत्तियां गिरती हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें, अपने पौधे को धूप में ही रखें। करी पत्ता के पौधे के लिए 1 महीने में एक बार गोबर का खाद देना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही अच्छा खाद है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिससे पौधा हरा भरा रहता है और स्वस्थ रहता है। इसके अलावा करी पत्ता के पौधे में चाय पत्ती का फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, कॉफ़ी पाउडर का फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, ग्रीन टी का भी डाल सकते हैं। जो ग्रीन टी बैग आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और जो चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, जो इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती होती है, जिससे कि चाय बनाते समय जो पत्ती निकलती है छान कर फेंक दी जाती है, तो उस पत्ती का अगर इस्तेमाल करना होता है तो उसको 4 से 5 बार ठीक तरीके से वॉश करके फिर उसको सुखाना पड़ता है, क्योंकि उसमें मिठास होती है जिससे चींटियां और फंगस आते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती है। ग्रीन टी बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी धोने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसमें भी मिठास नहीं होता है। करी पत्ता की अच्छी ग्रोथ के लिए नींबू के छिलकों का भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जा सकता है, चावल के पानी का फर्टिलाइजर बना करके इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे घरेलू फर्टिलाइजर हैं जिनके इस्तेमाल से आपका करी पत्ता का पौधा स्वस्थ रहता है। मैं कभी भी इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि करी पत्ता का जो पौधा होता है इसमें अगर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं केमिकल फर्टिलाइजर का तो यह पौधा जहरीला हो जाता है। इसकी पत्तियाँ खाने के काम में आती हैं, इसकी दवाइयाँ बनती हैं, दवाइयों के रूप में भी इसका इस्तेमाल
इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए इसमें केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहें। इसको खाने के बाद प्योर ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, और ऑर्गेनिक खाद आप अपने किचन वेस्ट से बना सकते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया बनता है। आप अपने किचन के निकले हुए छिलकों से कंपोस्ट खाद भी तैयार कर सकते हैं। मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ और मैंने बनाया भी हुआ और भी बना रही हूँ मैं। आज भी मैं कुछ घरेलू चीज़ों का ही इस्तेमाल इसमें करने वाली हूँ। दोस्तों, कोई भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पहले गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ देना चाहिए। अगर हो सके तो 1 दिन पहले गुड़ाई करके छोड़ देना चाहिए, जिससे जड़ों तक धूप पहुंच जाए और हवा वगैरह पहुंच जाए। इससे क्या होगा कि जड़ों में कोई फंगस वगैरह होगा, बैक्टीरिया खराब होगा तो धूप से नष्ट हो जाएगा और जड़ों तक हवा ऑक्सीजन ठीक तरीके से लग जाएगी। तो इसलिए पहले से गुड़ाई करके छोड़ना आवश्यक होता है। अगर पहले से नहीं किया है तो डालते समय मिट्टी को लूज करें और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी निकाल लें, और थोड़ी सी मिट्टी निकालने के बाद ही इसमें इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। तो मैं आज कर रही हूँ इसमें सरसों के दानों का इस्तेमाल। सबसे पहले मैं इसकी मिट्टी को ऐसे ही निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर इसमें उसका मैं इस्तेमाल करूँगी। तो सरसों के दानों को क्या करना है कि इन दानों को लेकर के पहले पीसना है। आप देख पा रहे हैं मैंने लिया हुआ है लाल सरसों के दाने हैं। मेरे पास ये सरसों थी तो मैंने इसको लिया है। अगर आपके पास पीली सरसों है तो आप पीली सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पीली सरसों में मैग्नीशियम की मात्रा इसके अपेक्षा ज़्यादा होती है, तो वह और अधिक फायदेमंद होता है। सरसों के दानों में नाइट्रोजन की भी बहुत अच्छी मात्रा होती है, मैग्नीशियम की भी बहुत अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे हरे भरे भी होते हैं और अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं, फूल वाले पौधे। तो इसलिए सरसों का फर्टिलाइजर जो होता है बहुत बढ़िया होता है। तो करी पत्ता का जो पौधा है इसके लिए तो सरसों का जो इस्तेमाल है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जो मैग्नीशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, यह पौधे को हरा भरा रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो होते हैं इससे क्लोरोफिल का निर्माण होता है, और जब क्लोरोफिल का निर्माण होता है तो पौधे हरे भरे रहते हैं, पत्तियों का कलर हरा रहता है। अगर क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाता है तो पौधा पीला पड़ने लगता है। इसलिए सरसों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है करी पत्ता के पौधे के लिए। तो आज मैं इसमें इसका ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसके लिए क्या करना है, इन सरसों के दानों को पीस लेना है मोटा मोटा। अगर पीसेंगे नहीं तो ये अगर खड़ा इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो जब मिट्टी में जाएगा तो ये पौधा बन जाएगा, ये उसमें अंकुरण होगा और फिर ये पौधा बन जाएगा, उसमें डिकम्पोज नहीं होगा और खाद का काम नहीं करेगा। इसलिए इसको पीसना आवश्यक होता है। आप चाहें तो इसको पीस करके 1 लीटर पानी में डाल कर 2 दिन के लिए छोड़ दें। 2 दिनों के लिए छोड़ देने के बाद यह बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो जाता है, लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो जाता है। तो जितने पुराने खाद होते हैं उतने ज़्यादा अच्छा होता है। तो 2-3 दिनों के लिए अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये बहुत ही बढ़िया खाद बन जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही डायरेक्ट कर लेती हूँ। तो इसमें से ऐसे मिट्टी निकाल लेना है। मिट्टी निकालने के बाद ही यह जो फर्टिलाइजर इसको मैंने पीस कर रखा हुआ है तो इसको इसमें डालना है। ऐसे डालने के बाद फिर अभी इसमें मैं दूसरी चीज डालने वाली हूँ, वह है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं इसमें। इसकी वजह से पौधे में किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगने पाता है, मिट्टी में कोई फंगस वगैरह नहीं लगने पाता है, पौधा स्वस्थ रहता है, जड़ें स्वस्थ रहती हैं, और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से पौधे की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो इसलिए इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद फिर मैं इसमें एक चीज और डालूंगी, यह है इस्तेमाल की गई चाय की पत्तियां। इनको डालने से हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि चाय की पत्तियों में नाइट्रोजन की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है और पत्तियों वाले पौधों के लिए नाइट्रोजन की बहुत ही आवश्यकता होती है। किया है दोस्तों इस्तेमाल की गई चाय की पत्तियां, इनको मैंने ठीक तरीके से 5 से 6 बार वॉश किया था और इसको सुखा लिया था। इसमें अगर अदरक है, इलायची है तो उसको भी मैं रहने देती हूँ, क्योंकि उससे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि अदरक पौधे के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन अगर इसमें मलाई वगैरह जो होती है उसको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि जो दूध का प्रोडक्ट होता है वो ठीक नहीं होता। इस तरीके से मट्ठा वगैरह, छाछ का इस्तेमाल तो किया जाता है पौधे में, लेकिन जो मलाई वगैरह होता है मैं उसको छान करके हटा देती हूँ वॉश करते समय।
तो इससे वो भी साफ हो जाता है वॉश करने से। और इसमें फिर ये अदरक और इलायची मैं छोड़ देती हूँ, फिर इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। इस सब तीनों चीजों को डालने के बाद फिर ऊपर से जो मिट्टी मैंने निकाला हुआ था, इस मिट्टी को ऊपर से फिर से मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि जब मिट्टी के नीचे दबा हुआ होता है कोई फर्टिलाइजर, फिर उस पर जब पानी पड़ता है तो जल्दी डिकम्पोज्ड होता है और जड़ों तक पहुंचता है, ठीक से पौधे को लगता है। अगर ऊपर ही रहता है फर्टिलाइजर तो जल्दी वो डिकम्पोज्ड भी नहीं होता और जड़ों तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। जब तक पहुंचता है तब तक इसका तत्व ही खत्म हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। इसलिए इसको जड़ों के पास ही डालना ज्यादा बेहतर होता है। तो अब आप देख पा रहे हैं मैंने इस तीनों फर्टिलाइजर्स को इसमें डाल दिया है और मिट्टी भी ऊपर से डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि पहले से गमले की मिट्टी में मेरे नमी है, मैंने सुबह पानी डाल दिया था इसमें, तो इसलिए अभी इसमें नमी बनी हुई है। आप जब भी इस्तेमाल करें आपने किसी भी गमले में फर्टिलाइजर, तो उस दिन आप पानी ना डालें। उसमें पानी नहीं डालेंगे तो आपके गमले की मिट्टी ड्राई होगी, और फर्टिलाइजर डालने के बाद पानी डालना ज्यादा जरूरी होता है, पहले से नमी नहीं होना चाहिए। तो लेकिन सुबह जब मैं और पौधों को पानी दे रही थी तो गलती से इसमें भी मैंने डाल दिया था, जबकि मुझे पता था कि आज मैं इसमें फर्टिलाइजर डालने वाली हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी नमी से कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। तो अगर ड्राई होता तो पानी इसमें मैं ज्यादा डालती, चूंकि ड्राई नहीं है तो मैं इसमें पानी कम डाल रही हूँ। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।